हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये आपका BSOC 134 का है। यूनिट 2 ले लेते हैं, सिद्धांत और शोधकार। ठीक है, ब्लॉक 1। चलिए शुरू कर लेते हैं। और सिद्धांत क्या होता है इसमें ये देखेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे कि सिद्धांत के मूल तत्व कौन कौन से हैं। राइट। इसके बाद इसमें हम देखेंगे शोध कार्य क्या है, जिसमें अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्य देखेंगे। फिर सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध क्या है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन जो है मुझे लगते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंगे। तो अनुसंधान के उद्देश्य एवं प्रक्रियाएं, सिद्धांत एवं शोध कार्य में संबंध, यहाँ पे भी दो चीजें हैं सिद्धांत के विस्तृत विवरण में, और इन्हीं दो चीजों को हम लेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और यूनिट फर्स्ट जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और जितने भी ग्रुप आपके पास है उनमें वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग देखें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वीडियो चलता है और देखने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का। प्रस्तावना देख लेते हैं। शोध कार्य और सिद्धांत। शोध कार्य का मतलब क्या हो गया, शोध यानी अनुसंधान, रिसर्च करना, खोज करना, और सिद्धांत का मतलब यहाँ पे हो जाता है थ्योरी से। तो जब कोई भी शोध की जाती है तो बिना थ्योरी की शोध नहीं की जाती। ठीक है, बिना सिद्धांत का कोई भी शोध नहीं होता है। तो शोध कार्य में सिद्धांत की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, और शोध और अनुसंधान के लिए ये जरूरी भी होता है। शोध कार्य के दौरान शोधकर्ता द्वारा सिद्धांतों का उपयोग जो होता है वो विभिन्न तरीकों से किया जाता है, क्योंकि हर एक शोध कार्य जो होता है वो सिद्धांतों के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि सिद्धांत क्या, शोध कार्य क्या होते हैं हमने फर्स्ट यूनिट में देखा। तो विभिन्न शोधकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। अब अधिकांश सामाजिक अनुसंधानों में कुछ सैद्धांतिक आधार हमेशा ही मौजूद होते हैं। सैद्धांतिक सिद्धांत जो होते हैं वो ऑलवेज रहते हैं। सिद्धांत का प्रभाव वर्णनात्मक शोध की तुलना में व्याख्यात्मक में अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे शोध जो है दो तरह के होते हैं, वर्णनात्मक शोध में भी एक होता है और व्याख्यात्मक में भी शोध होता है। तो वर्णनात्मक के बजाय व्याख्यात्मक में सिद्धांत का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो ज्यादा पाया जाता है। सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अनुसंधान के लिए ढांचा होता है, एक रूपरेखा तैयार करता है, और साथ में औचित्य मतलब बहुत जरूरी हो जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में मौजूदा ज्ञान से जोड़कर या किसी विषय विशेष का मौजूदा ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करके, अन्वेषित यानी खोज करके शोध क्षेत्र में नए ज्ञान को अस्तित्व में लाकर अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जब सैद्धांतिक ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है, जब किसी भी विषय में किसी भी सब्जेक्ट में खोज की जाती है, तो उसका जो प्रेजेंट टाइम का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसको झूठा सिद्ध कर दिया जाता है और एक नए खोज को जन्म दे दिया जाता है। यानी एक नई खोज की जाती है और उस ज्ञान को अस्तित्व में यानी उस खोज को अस्तित्व में लाया जाता है, वही शोध क्षेत्र, ठीक है ना, सॉरी, अस्तित्व में लाया जाता है, वही अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है, वही मेन भूमिका निभाता है। तो सिद्धांत का विकास अनुसंधान पर निर्भर करता है और अनुसंधान सिद्धांतों पर निर्भर होता है। दूसरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। ठीक है, कि सिद्धांत का जो विकास है वो अनुसंधान पर निर्भर करता है, क्योंकि अनुसंधान होगा तभी सिद्धांत का विकास लागू होगा, और जो अनुसंधान यानी जो खोज है वो सिद्धांत के ऊपर ही चलता है, क्योंकि अनुसंधान आवश्यक आंकड़े के संदर्भ में सिद्धांत का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए अनुसंधानकार सिद्धांतों की प्रगति के लिए साधन का काम करते हैं, और आवश्यक आंकड़े एकत्र करने हेतु सिद्धांत के उपयोग की जाने वाली विधि होती है। तो ये तो हो गया अंतर किसमें, सिद्धांत में और अनुसंधान में, सॉरी संबंध क्या हो गया, संबंध। सिद्धांत और अनुसंधान एक दूसरे से कैसे संबंधित है, सिद्धांत और अनुसंधान में क्या संबंध है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको फिर यही लिखना होगा। अब देख लेते हैं सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज अ थ्योरी। चलिए अब सिद्धांत क्या होता है इस चीज को देख लेते हैं। सामाजिक सिद्धांत को परस्पर जुड़े विचारों की एक प्रणाली के रूप में हमेशा परिभाषित किया गया है, जो सामाजिक दुनिया के बारे में ज्ञान को संकुचित और व्यवस्थित करता है। तो सामाजिक सिद्धांत को किस रूप में देखा गया है, एक जुड़े हुए विचार के रूप में देखा गया है, और जो दुनिया का एक विचार ज्ञान होता है ना, उसको छोटा करता है, संकुचित, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है तो दुनिया का ज्ञान भी बहुत बड़ा होगा, तो इतना बड़ा ज्ञान तो हमारे नॉलेज में नहीं आ सकता, पढ़ नहीं सकते, तो उस ज्ञान को छोटा करता है और व्यवस्थित भी करता है,
कौन? सिद्धांत। ठीक है, तो दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में बात करने के लिए लोग हमेशा नए सिद्धांत बना रहे हैं, और लोग प्राय सिद्धांतों को स्पष्ट किए बिना या अंकित किए बिना उसका प्रयोग करते हैं, कि सिद्धांत को स्पष्ट नहीं करते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति दावा करता है कि गरीबी का कारण शिक्षा का अभाव होता है, कुछ लोग कहते हैं गरीबी इसलिए क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट होने का कारण अपराध दर का बढ़ना हो जाता है। तो एक तरह से सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आम आदमी के ऐसे सिद्धांत कम व्यवस्थित होते हैं और ना ही वे प्रतिपादित होते हैं, मतलब कोई विशेष तरीके नहीं खोजे गए, कोई थ्योरी नहीं, कोई शोध नहीं, कुछ भी नहीं, एक कहावत के रूप में कह दी गई। ठीक है ना, तो और साक्ष्यों के साथ उनका परीक्षण करना कठिन हो जाता है। आप कहाँ से प्रूफ लेके आए कि भाई गरीबी जो है वो शिक्षा के अभाव की वजह से होती है? जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति गरीब है वो जो अशिक्षित है वो गरीब ही हो। अशिक्षित व्यक्ति भी बिजनेसमैन बन सकता है, पैसा कमा सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसका कोई थ्योरी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। तो आम आदमी के सिद्धांत की तुलना में सामाजिक सिद्धांत जो होते हैं वो जटिल होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। एक सिद्धांत आमतौर पर अटकलों परिकल्पना के साथ भ्रमित होता है, और जब तक सिद्धांत साबित ना हो जाए तब तक अटकलें परिकल्पनाएं बनी रहती हैं। तो देखिए, जब कोई सिद्धांत की खोज की जाती है, जब कोई सिद्धांत खोजा जाता है ना, तो उसमें कयास लगाए जाते हैं। ठीक है, अटकलों का मतलब यही होता है, अफवाहें जो होती हैं वो उड़ती रहती हैं, और साथ में परिकल्पनाएं भी बनी रहती है, संकल्पना जो होती है वो बनी रहती है, जब तक कि वो सिद्धांत साबित नहीं हो जाता कि ये सिद्धांत ही है। और जब सबूत प्रमाण बन जाते हैं तो सिद्धांत तथ्य बन जाता है। जब ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि ये सिद्धांत है, तो सीधी सी बात है वो सिद्धांत बन जाता है, मतलब ये सच है। जब साबित हो गया कि जो अटकलें और परिकल्पनाएं हैं वो बेकार है, जो ये सिद्धांत है वो सच है और सही है, तो वो सिद्धांत तथ्य बन जाता है, थ्योरी बन जाती है, और तथ्य को निश्चित मान लिया जाता है, और बिना किसी प्रश्न के उसका अर्थ स्वयं व्यक्त हो जाता है। तो वहां पे प्रश्न करने की कोई गुंजाइश सिद्धांत में नहीं रहती है। ठीक है ना, ओके, और ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो बिना किसी प्रश्नों के उनका अर्थ स्वयं व्यक्त होता है, तो प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वहां पे वो अर्थ ऑटोमेटिक निकलने लगता है। अब सिद्धांत तथ्यों के बीच संबंधों को या सार्थक तरीके से तथ्यों को व्यवस्थित करने से होता है। तो सिद्धांत किसे कहते हैं, हम ये भी थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। तो तथ्यों के बीच जो संबंध होते हैं और जो तरीके होते हैं, उनको तथ्यों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने से होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सिद्धांत में तथ्य और आदर्शों को अर्थ देने का काम करता है। सिद्धांत जो होता है उसका थ्योरी का क्या काम होता है? जो तथ्य होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनको अर्थ देता है और तथ्यों को संकलित किया जाता है और एक संबंध विशेष के रूप में देखा जाता है, यानी सभी चीजों को जोड़ दिया जाता है और एक सिद्धांत का गठन हो जाता है। ठीक है, तो सिद्धांत का काम होता है कि तथ्यों के बीच संबंध को देखना, तथ्यों को व्यवस्थित करना, तथ्य को और आदेशों को एक नया अर्थ देना और अर्थ देने के बाद तथ्यों को फिर संकलित करना और एक संबंध के रूप में गठित करना, और यही एक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो तथ्य जो होता है, फैक्ट जो होता है, सिद्धांतों के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है ना, तथ्य जो होता है क्या होता है? फैक्ट, सिद्धांतों के निर्माण में मदद करते हैं। अतः सिद्धांत अटकलें नहीं होती हैं। एक सिद्धांत में तथ्यों का तार्किक रूप से विश्लेषण किया जाता है। एक सिद्धांत में वर्णित लोगों के अलावा अन्य रिश्तों और संबंधों का अनुमान लगाया जाता है। अनुमानों की शुद्धता के बारे में हम सुनिश्चित नहीं हो सकते, लेकिन अनुमानों को परिकल्पना कहा जा सकता है। परिकल्पना का मतलब होता है कि सिद्धांत जिसे बनाया गया लेकिन उसे सच नहीं माना गया, मतलब क्योंकि उसका कोई तथ्य नहीं है, वो परिकल्पना हो गई। ठीक है, तो परिकल्पना को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है और जब इसे सफलतापूर्वक सत्यापित किया जाता है तो भविष्य के सैद्धांतिक निर्माण का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो निहारिका की परिकल्पना है तारों से संबंधित, तारे कैसे बनते हैं, स्टार। तो लाप्लास ने निहारिका की एक परिकल्पना दी, उसे सत्य नहीं माना गया, मतलब कोई ठोस सबूत नहीं थे, कोई तथ्य नहीं था। उन्होंने जो कहा वो आज भी चीज पढ़ाई जाती है कि हो सकता है कि एक ये भी रीजन रहा हो सकता है मैं आ गया, उसे सिद्धांत नहीं, सिद्धांत के रूप में देखा जाता है पर उसे
प्योर सिद्धांत नहीं माना जाता। ठीक है, तो एक सिद्धांत और एक परिकल्पना के बीच बहुत गहरा संबंध होता है जो कि सिद्धांत के करीब होता है। ठीक है, ओके। लगभग सभी अनुसंधानों में कुछ सिद्धांत होते हैं और यह सवाल सिद्धांत का उपयोग करने के बारे में नहीं बल्कि आपका उसका उपयोग कैसे करना चाहिए उसके बारे में होता है। तो जो भी खोज होती है, खोजों में सिद्धांत हमेशा शामिल होते हैं। अब यहाँ पे सिद्धांत का उपयोग कैसे करना है ये नहीं होता है, सॉरी, सिद्धांत के उपयोग के बारे में नहीं होता है बल्कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, किसमें, अनुसंधान में, खोज में, ये देखा जाता है। ठीक है ना, तो शोध प्रक्रिया में सिद्धांत कैसे फिट बैठता है इसके बारे में बेहतर तरीके से तैयार की गई जागरूकता को समझने में आसानी हो जाती है। मतलब कोई शोध अनुसंधान किया जाता है तो एक प्रोसेस होती है, एक चरण होती है, उसके सिद्धांत होते हैं, उनको लागू किया जाता है, तत्वों को देखा जाता है, उनको संकलित इकट्ठा किया जाता है, डेटा लिए जाते हैं। तो ये सब एक प्रोसेस होता है शोध में सिद्धांत के लिए और बेहतर अध्ययनों का आयोजन करता है। ठीक है, सिद्धांत के मूल तत्व कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि सिद्धांत और अनुसंधान, शोध और अनुसंधान के बारे में आए तो अभी जो ऊपर पढ़ा है वो आपको लिखना है। आप सिद्धांत के मूल तत्व आ जाए तो एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी, तो ये पढ़ना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो एक सिद्धांत के निर्माण के आधारभूत और मूल तत्व, यदि आधारभूत तत्व आए, मूल तत्व आए, कुछ भी आए, आपको यही लिखना है। पहला अवधारणाएं, दूसरा चर, तीसरा बयान एवं कथन, चौथा प्रारूप एवं स्वरूप। ठीक है, तो इसके बारे में विविध दावे किए जाते हैं कि एक सिद्धांत क्या बनाता है। ये चार तत्व उन सभी के लिए समान और आम होते हैं। तो एक सिद्धांत क्या बनाता है और ये चार तत्व उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, कि सिद्धांत क्या है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा तो उसके अंतर्गत ये चार तत्व आएंगे। सबसे पहले एक अवधारणा होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, तो कोई सिद्धांत किसी शोध प्रक्रिया में कैसे सटीक बैठता है, ये जागरूकता बेहतर प्रतिरूप समझने में सरल और बेहतर होता है। यानी कि अवधारणा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि सिद्धांत अवधारणाओं से निर्मित होती है। अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी परिघटना या किसी घटना को निरूपित करती है। कोई घटना होती है तो उसके बारे में एक संकल्पना लिखी जाती है कि ये घटना ऐसे इस टाइम में इस वजह से हुई होगी, वो अवधारणा कहलाती है। ठीक है, राइट। या अवधारणा को और हम क्लियर कर देते हैं तो देखिए, अवधारणा या संकल्पना या जिसे हम संप्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो अमूर्त विचार, अवधारणा को हम अमूर्त विचार कह सकते हैं और जिसे मानसिक तौर पे हम समझ सकते हैं, मानसिक प्रतीक के तौर पर। वो हमें दिखती नहीं, अमूर्त का मतलब ही होता है ना दिखना, तो वो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ मानसिक प्रतीक के तौर पर हम उसे मान सकते हैं। ठीक है ना, राइट। तो ये अवधारणा हो जाती है, यानी जिसे हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अवधारणा उस समय में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली दुनिया के लक्षण को पृथक करने में मदद करती है। यानी अवधारणा उस समय में जो महत्वपूर्ण माने जाने वाली दुनिया को, लक्षण को, दुनिया के जो लक्षण होते हैं उनको उससे पृथक करती है। ठीक है, जैसे जाति, प्रजाति, समाज, संस्कृति, जनमत, प्रचार, ये क्या है सामाजिक विज्ञान में, अवधारणा ही तो है ना। तो इनको अवधारणाओं के माध्यम से, ये विभिन्न क्षेत्र हो गए, अवधारणाओं के माध्यम से अलग अलग इनको क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये संकेत होते हैं अवधारणा जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अवधारणा जो होते हैं ये संकेत होते हैं, जो अवधारणा शब्द ये संकेत होते हैं जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं और उनके अध्ययन वस्तु को प्रकट करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर अवधारणाएं संचरित रूप की परिभाषाएं होती हैं और परिभाषा हमें उस परिघटना की परिकल्पना करने की अनुमति देती है जिससे अवधारणा का रूप निरूपित होता है। तो जो शोधकर्ता होता है उसको एक चीज को देखने और समझने में सक्षम बनाता है जिसका वह अध्ययन किया जा रहा है, जिसका वह अध्ययन करता है उसको देखने के लिए सक्षम बनाता है कौन, अवधारणा। और इसलिए एक सिद्धांत के निर्माण में उपयोग की जाने वाली अवधारणाएं उन सभी लोगों के लिए एक ही अर्थ बताने की कोशिश करती है जो उनका अनुप्रयोग करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। तो जो लोग किसका उपयोग करते हैं, सिद्धांत बनाने में किसी चीज को उपयोग करते हैं, तो अवधारणाएं सभी को एक ही अर्थ बताती है। और समाज शास्त्र में विज्ञान की उत्पत्ति किसी अवधारणा को निरूपित करने के लिए विशेष प्रतीकों का उपयोग नहीं किया था, जबकि अवधारणा प्रतीक का होता है, लेकिन समाज शास्त्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो अवधारणा हो गई पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा चर और प्रभावित करने वाली वस्तुएं। तो वैज्ञानिक सिद्धांत की अवधारणा को दुनिया के परिवर्तनशील लक्षणों को निरूपित करना
चाहिए। घटनाओं को समझने के लिए आवश्यक और जरूरी होता है कि हम इस बात की कल्पना करें कि एक घटना के परिवर्ती कारक घटना के परिवर्ती कारक से कैसे संबंधित है। जो घटना हुई, जो कल्पना कर लीजिए कि जो घटना हुई है उसके जो परिवर्ती कारक होते हैं घटना के, और जो परिवर्ती कारक से कैसे संबंधित है, दोनों जो घटनाएं हैं उनसे कैसे संबंधित है। एग्जाम्पल के तौर पे भौतिक विज्ञान में चर उस वस्तु की विशेषता होती है जो भौतिक रूप से परिकल्पित चर होते हैं, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में यह उन विशेषताओं को दर्शाता है जो प्रत्येक चीज के लिए तय होती है। तो भौतिक विज्ञान में चर किसके लिए होता है, परिकल्पित के चर होते हैं भौतिक रूप से, ठीक है ना, भौतिक रूप से ना जो विशेषता बताती है। सामाजिक विज्ञान में किसके लिए होते हैं, उन विशेषताओं को दर्शाता है जो प्रत्येक चीज के लिए तय होती है। तो भिन्नता हो गई ना दोनों में, लेकिन जो भिन्न नमूनों और अन्य कुल समूहों में विभिन्न स्तरों, मात्रता, तीव्रता में देखी जाती। तो चर एक आयु, वर्ग आदि जैसे सामाजिक निर्माण की तरह से नापता है जो इसे संख्यात्मक विश्लेषण के उत्तरदायी बनाता। चर एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है और यह आबादी के भीतर भिन्नता को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है ना। तो चर और प्रभावित करने वाली वस्तुएं। फिर कथन और प्रारूप ले लेते हैं। अब एक सिद्धांत की अवधारणा को एक दूसरे से सिद्धांत से जोड़ना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो एक सिद्धांत की जो अवधारणा है इसको सिद्धांत एक दूसरे सिद्धांत से, वो सिद्धांत से क्या है, अवधारणाओं के बीच ये संबंध सैद्धांतिक बयान और कथन का होता है। तो अब जब हम अवधारणा को एक दूसरे सिद्धांत से जोड़ते हैं वो सिद्धांत कौन सा होता है, कथन का होता है। और ये कथन उस तरीके को निर्दिष्ट करता है जिसमें अवधारणाओं द्वारा प्रदर्शित और प्रतिनिधित्व की गई हो, ठीक है ना। और ये जो घटनाएं होती हैं परस्पर संबंध होता है इनका, और वे इस बात की व्याख्या प्रदान करते हैं कि घटनाओं को एक दूसरे से कैसे और क्यों जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो कथन हो गया। सिद्धांत और विचारधारा। सिद्धांत और विचारधारा के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि वे दोनों ही दुनिया की एवं एक प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करते हैं, ठीक है। कई स्थानों में ओवरलैप कर सकते हैं। सिद्धांत को वैज्ञानिक ज्ञान को स्पष्ट करने और निर्माण के लिए आवश्यक माना गया है, बिल्कुल सही है। और जबकि विचारधारा को विज्ञान के प्रतिकूल रूप में देखा जाता है, यानी विज्ञान में सिद्धांत को निर्माण के लिए आवश्यक माना गया है। वैज्ञानिक ज्ञान को स्पष्ट करना है तो आपको सिद्धांत कर देना होगा, और जबकि विचारधारा को इसके जस्ट अपोजिट में देखा गया है। दोनों में समानताएं भी रहती हैं। सिद्धांत और विचारधारा दोनों में सामाजिक दुनिया की प्रकृति के बारे में अवधारणाएं हैं। क्या महत्वपूर्ण नहीं हो, क्या महत्वपूर्ण है, दोनों उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों विचारों या अवधारणाओं की एक प्रणाली, समान प्रणाली मौजूद होती है। दोनों और अवधारणाओं के बीच सह निर्दिष्ट होते हैं, यानी दोनों ही समझाते हैं और ये बताते हैं कि चीजें किस तरह से और क्यों, किन स्थितियों में बदलने के लिए किस परिवर्तन की जरूरत होती है। यानी जो सिद्धांत किया जा रहा है, जो शोध किया जा रहा है, तो इसमें सिद्धांत और अवधारणा, सिद्धांत और विचारधारा दोनों ये बताते हैं कि क्यों और किस स्थिति में बदलने के लिए परिवर्तन जरूरी होता है। और एक विचारधारा एक अर्ध सिद्धांत होता है जिसमें एक सच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिया जाता है, ठीक है ना। और विचारधारा चुनिंदा अनुभवजन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है और व्याख्या करती है। उसके व्यक्तिगत अनुभव और दृढ़ विश्वास का उपयोग किया जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम पड़ते हैं। तो ये बस देख लीजिए थोड़ा सा, विचारधारा और सिद्धांत के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें एक बात के निहितार्थ होते हैं, कोई व्यक्ति कैसे अनुसंधान कार्य करता है। तो सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि कोई व्यक्ति कैसे अनुसंधान कार्य करता है विचारधारा और सिद्धांत के बीच में। देखिए विचारधारा हर एक की अपनी अपनी होती है, जैसे हम थॉट बोलते हैं, हमारी ये थॉट है, हमारी विचारधारा आइडिया, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट, किसी चीज को लेके आप अपनी विचारधारा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिद्धांत जो होता है ना तथ्यपरक होता है। आज सिद्धांत जो होता है वो सत्य को परखता है और उसके बाद जो तथ्य होते हैं उनको साथ में लेके चलता है और तब जाके कहीं वो सिद्धांत बनता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक अंतर होता है कि व्यक्ति कैसे अनुसंधान कार्य करता है, ठीक है। एक शोधकर्ता कभी भी अपने अनुयायियों को एक विचारधारा नहीं दिखा सकता। दूसरी ओर एक शोधकर्ता एक सिद्धांत या उसके भागों का परीक्षण करके उन्हें झूठा सिद्ध करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अब अंतर हो गया ना कि विचारधारा में जो शोधकर्ता होता है वो कभी भी अपने अनुयायियों को, जो उसके साथ में लोग होते हैं शोध करते हैं, उनको एक विचारधारा में नहीं दिखा सकता। लेकिन वहीं पर वही शोधकर्ता एक सिद्धांत या उसके भागों का परीक्षण करके उन्हें झूठा सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र होता है। सिद्धांत का साक्ष्यों के साथ परीक्षण किया जा सकता है और सिद्धांत का समर्थन करने और विरोध करने वाले प्रासंगिक साक्ष्य को देख सकते हैं कि क्यों विरोध किया जा रहा है, उसका रीजन होता है, रीजन दिया भी जाता है जब किसी सिद्धांत का विरोध किया जाता
जाता है। सिद्धांत हमेशा उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे हैं या विकसित हो रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं। विकसित होने में विफल रहने वाले सिद्धांतों को अन्य सिद्धांतों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। और सिद्धांत सभी उत्तरों के होने का दावा नहीं करते और एक सिद्धांत एक धारणा और अवधारणाओं से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब मैंने कहा ना कि अवधारणा अमूर्तता के अपने स्तर से एक दूसरे से भिन्न होता है, वो बदलती रहती है। तो यदि क्वेश्चन आता है सिद्धांत और विचारधारा में तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें लेते हैं जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत का केंद्र बिंदु, ये भी हम नहीं देखेंगे, सिद्धांतिकरण की सीमा भी नहीं देखेंगे। अनुसंधान कार्य क्या होता है ये देख लेते हैं, इसकी प्रकृति क्षेत्र देख लेते हैं। अनुसंधान कार्य ऑलरेडी हम सुबह भी सॉरी फर्स्ट यूनिट में भी देख चुके हैं, फर्स्ट यूनिट में भी हम देख चुके हैं, ठीक है ना, कि अनुसंधान क्या होता है। तो ज्ञान की एक विशेष खोज और एक सामान्य दैनिक उलझनों को सुलझाने की स्थिति के मामले में समझा जा सकता है, ठीक है ना। किसी चीज को जांच करने के लिए तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और अनुसंधान और गैर अनुसंधान गतिविधि के बीच अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकार प्राकृतिक परिघटना के बीच प्रकल्पित संबंध के बारे में परिकल्पित प्रस्ताव की एक व्यवस्थित, नियंत्रित और अनुभवजन और महत्वपूर्ण जांच होती है। तो अनुसंधान क्या होता है भाई, हम खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एक जांच ही तो करते हैं ना। अनुसंधान का मतलब जांच ही होता है। तो यहाँ पर कोई प्राकृतिक परिघटना होती है और जो परिकल्पित संबंध होते हैं उनके बीच एक व्यवस्थित, नियंत्रित और महत्वपूर्ण जांच होती है। बस आप इतना भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम व्यवस्थित रूप से और प्रदर्शनी तत्वों के समर्थन में एक प्रश्न का उत्तर या समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। तो अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस तथ्यों के समर्थन में, या आप ये भी लिख दो कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी प्रश्न का उत्तर या समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये अनुसंधान हो जाएगा, राइट। अनुसंधान का कार्य व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण टिप्पणियों के अवलोकन पे होता है जो सिद्धांत के विकास की ओर ले जाता है। जब हम अनुसंधान करते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद सिद्धांत बनता है, ठीक है ना। और शोध की परिभाषाएं अनुसंधान की प्रकृति को उजागर करती हैं और इन परिभाषाओं से अनुसंधान की प्रकृति का पता चलता है, ठीक है। तो शोध की परिभाषाएं दो महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है, दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है। पहला, प्राकृतिक विज्ञान या नए विज्ञान के निर्माण में किसी समस्या के समाधान के लिए पहले शोध की आवश्यकता होती है। कोई नया, मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट है, उसके बारे में हमें जानना है, कोई नया ज्ञान हमें लेना है, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए शोध की आवश्यकता होगी, पहले हम शोध करेंगे। और दूसरा, वे स्पष्ट रूप से अनुसंधान प्रक्रिया की व्यवस्थित प्रकृति को पहचानते हैं और जिसमें आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उनको एक और व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और व्याख्या के दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो अनुसंधान को अंततः वैज्ञानिक तरीकों के मानदंडों को पूरा किया जाता है और अनुसंधान का उन आवश्यकताओं को व्यक्त करता है जिनका विश्लेषणात्मक कार्य पर अधिक प्रत्यक्ष असर पड़ता है, जो जाने में सक्षम होते हैं। अब ये इनकी विशेषताएं, चाहे तो मान लीजिए अनुसंधान किसे कहते हैं, अनुसंधान के लक्षण क्या है, अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अनुसंधान गतिविधियों का लक्ष्य खोज के योजनाबद्ध, व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके अपनाना है, गहन समझ को पाना होता है। तो शोध कार्य एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती है। यहाँ एक नया ज्ञान उत्पन्न करता है और जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सिद्धांतों के निर्माण, नीतियों के विकास, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में किया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को इसके उद्देश्य से संबंधित दो मूलभूत प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, वे बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ठीक है। बुनियादी अनुसंधान क्या है? तो बुनियादी अनुसंधान कार्य सामाजिक वास्तविकता के बारे में मौलिक ज्ञान को आगे बढ़ाता है। यह उन सिद्धांतों को अस्वीकार करने या सिद्ध करने पर केंद्रित होता है जो बताता है कि सामाजिक वास्तविकता कैसे कार्य करती है, क्या घटना क्यों होती है, क्या घटना क्यों होती है, क्यों सामाजिक संबंध जैसे हैं वैसे मौजूद रहते हैं और समाज क्यों बदलता रहता है। ये बुनियादी है, बुनियादी अनुसंधान, ठीक है। बुनियादी अनुसंधान दुनिया के बारे में नई वैज्ञानिक जानकारी, धारणा का स्रोत होता है और सबसे महत्वपूर्ण दर्शक वैज्ञानिक समुदाय होता है, ठीक है। तो बुनियादी शोधकार उन ज्ञान का निर्माण नहीं करते हैं जिनमें व्यवहारिक समस्या को हल करने की क्षमता होती है, ठीक है। इसके लिए कई लोगों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है, राइट। बुनियादी
बुनियादी शोध, प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न आप व्यवहारिक करते हैं। फिर अनुप्रयुक्त देख लेते हैं, अप्लाइड। तो रिसर्च या क्रिया उन्मुखन या अनुसंधान जो होता है ये विशिष्ट मामलों को संबोधित करता है या किसी समस्या को समाधान प्रस्तुत करता है। कोई समस्या है तो उसका समाधान प्रस्तुत करना ही खोज का काम होता है। तो यह एक बड़े सिद्धांत से नहीं जुड़ता, यह एक दीर्घकालीन सामान्य समझ को विकसित करता है और दीर्घ स्तर पर जांच करता है जिसमें वर्षों तक फैला हुआ हो सकता है। तो एक जो अनुप्रयुक्त सिद्धांत अनुसंधान होता है वो उसका काम वर्षों तक चल सकता है, ठीक है। अनुप्रयुक्त शोधकर्ता एक त्वरित छोटे पैमाने पर किए गए अध्ययन पर भरोसा करता है और जो व्यवहारिक परिणाम प्रदान करता है और जिससे लोग अल्पावधि में उपयोग कर सके, कम अवधि में लोग उसका उपयोग करने लगे। और व्यवसायिक संगठन, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक संगठन, कई अन्य लोगों को निर्णय लेने के लिए परिणामों का उपयोग करने हैं तो अनुसंधानात्मक कार्य को किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनुप्रयुक्त। अनुसंधान के प्रकार कितने प्रकार का होता है, तो अप्लाइड रिसर्च विशिष्ट प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अप्लाइड रिसर्च यानी अनुप्रयुक्त जो अनुसंधान होता है 3 प्रकार का होता है। मूल्यांकन, कार्रवाई, सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन। देख लीजिए ये मूल्यांकन का है, ठीक है। सबसे अधिक व्यापक रूप का उपयोग होता है, नौकरशाही संगठनों में पता लगाने के लिए व्यापकता के साथ उपयोग किया जाता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान में कई रूप होते हैं लेकिन अधिकांश साझा विशेषताएं होती है। जिन लोगों का अध्ययन किया जा रहा होता है वे अनुसंधान प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। चेतना और जागरूकता इससे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक कार्रवाई से सीधे जुड़ा हुआ होता है क्रियात्मक अनुसंधान। और सामाजिक प्रभाव आकलन अनुसंधान, इसका उद्देश्य नियोजित परिवर्तन के संभावित परिणामों का अनुमान लगाना होता है, ठीक है। अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्य देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसंधान का उद्देश्य किसी विशेष विषय के बारे में जांच और शोध करना होता है। देखिए यहाँ पे सीधा सा उद्देश्य मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। अनुसंधान का मतलब भी यही निकलता है, जो समस्या होती है उसका समाधान ढूंढना। तो जो शोधकर्ता के लिए नए विषय की खोज करने, मौजूदा ज्ञान को सत्यापित करने के लिए विशेष महत्व रखता है। तो अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, विषय के बारे में जांच करना, शोध करना। और मान लीजिए कोई नए विषय की खोज करना हुई है तो उसके बारे में सत्य को पता लगाना, मौजूदा ज्ञान को सत्य करना कि ये बिल्कुल सही है। और इसलिए अनुसंधान का मूल उद्देश्य नए ज्ञान को अर्जित करना होता है। सबसे पहला उद्देश्य क्या हुआ कि जांच और शोध करना होता है। फिर जो मौजूदा ज्ञान होता है, विषय की खोज करने, मौजूदा ज्ञान को सत्यापित करने के, सत्य को यानी कि मौजूदा ज्ञान को सत्य करने के लिए होता है। तीसरा हो जाता है जो मेन मूल उद्देश्य होता है, ज्ञान को अर्जित करना यानी प्राप्त करना, ठीक है। तो अनुसंधान का उद्देश्य न केवल एक परिघटना का वर्णन करना होता है बल्कि उसके लिए इससे परे एक स्पष्टीकरण करना होता है, ठीक है ना। यानी अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्य को हम इस तरह से समझ सकते हैं वर्गीकृत करके। सबसे पहला अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज करना। अनुसंधान वास्तविकता की जांच पड़ताल और शोध कार्य करता है, ठीक है ना। अब खोज करके हम सामाजिक मुद्दे पर घटना से परिचित होने का प्रयास करते हैं। हम किसी भी चीज की खोज करते हैं क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप खोज करोगे किसी विषय में तो सामाजिक मुद्दे ही तो आपको मिलेंगे ना, तो उसके बारे में तो आप उसी से परिचित होंगे। और अन्वेषण हमें इनसाइट्स और शोधकर्ता के सामने आने वाली समस्या की समझ प्रदान करता है। अब जो खोज हो रही हो, जो शोध करता है, इनके बीच में जो भी समस्याएं आती हैं तो उनको भी पता चल मतलब कि समझ प्रदान करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं समझ को हम क्या बोल सकते हैं, एक नॉलेज देता है। और यदि किसी ने किसी विषय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और आप उस पर काम करना शुरू करते हैं तो इसे खोजपूर्ण शोध कहा जाता है। तो शोध का मतलब होता है जनरली नया ज्ञान, है ना। रिसर्च नया ही होता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है, अब इसके बारे में किसी ने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, कोई शोध उसके बारे में नहीं हुआ है, आप उसमें काम करना शुरू आपने कर दिया है तो वो खोजपूर्ण शोध होगा, ठीक है ना। तो खोजपूर्ण शोध किसे कहते हैं, जब किसी विषय के बारे में कुछ ना लिखा जाए और आप उस बारे में काम करें, अनुसंधान करें, खोज करें। तो खोजपूर्ण अनुसंधान का लक्ष्य सटीक प्रश्नों को तैयार करना होता है जो भविष्य के शोध कार्य का जवाब दे। अध्ययनों के क्रम में पहला कदम हो सकता है व्यवस्थित और व्यापक शोध कार्य को डिजाइन करना। जानकारी प्राप्त करने के लिए शोध किया जाता है, ठीक है ना। और अन्वेषी अनुसंधान को रचनात्मक, खुले दिमाग वाला और लचीला होना चाहिए। शोध कार्य में सूचना के सभी स्रोतों का पता लगा लेना चाहिए। और खोजकर्ता अनुसंधान से संबंधित आंकड़े जुटाने को और उन्हें इकट्ठा करने के लिए गुणात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अन्वेषण। फिर इसमें विवरण आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुसंधान का प्रकृति एवं क्षेत्र, ठीक है।
विवरण में क्या होता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में एक अवस्थित या सामाजिक अवस्थित का वर्णन किया जाता है और वह एक भली भांति परिभाषित विषय के साथ शुरू होता है। सटीक रूप से वर्णन करना, अनुसंधान का संचालन किया जाता है, वर्णन जो हो बिल्कुल सटीक रूप से हो, और वर्णनात्मक शोध में समझाने के बजाय कि कार्य को क्यों किया जाता है बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे और कौन प्रश्न करता है। तो ये विवरण हो गया, ठीक है। स्पष्टीकरण में क्या होता है, व्याख्यात्मक शोध समझाने की कोशिश करता है कि वर्णनात्मक शोध के विपरीत ऐसा कुछ क्यों हुआ था। व्याख्यात्मक शोध एक नवीन की व्याख्या विकसित करता है, फिर तर्कों का समर्थन करके अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है, और ये शोध कार्य होता है जिसमें प्राथमिक उद्देश्य बताना होता है कि सिद्धांत को विस्तृत करने, उनका विस्तार करने, परीक्षण करने के लिए परिघटनाएं क्यों होती हैं। क्योंकि स्पष्टीकरण तभी दिया जाएगा और जब वर्णनात्मक शोध है, तो वर्णनात्मक शोध में व्याख्यात्मक शोध भी होता है। तो सीधी सी बात है, किसी भी सिद्धांत को विस्तृत करना, उनका विस्तार करना पहला लक्ष्य होता है, ठीक है। अनुसंधान की कुछ प्रक्रियाएं दी हुई हैं, इन्हें आप देख लीजिए। अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान करने के कई तरह के तरीके होते हैं और प्रत्येक विषय के शोधकार किसी विशेष समय स्थान में आयोजित होने के कारण कुछ मायनों में विशिष्ट और अद्वितीय होते हैं, ठीक है। तो अनुसंधान के निम्न चरणों पर विचार किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना होगा, शोध समस्या का चयन करना, परिकल्पना को बताना, पहले जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में आप शोध करना चाह रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो बताएंगे। फिर अनुसंधान के डिजाइन आप तैयार करेंगे, फिर आप उसका आंकड़ा जो है वो संग्रह करेंगे, किस तरह से अनुसंधान किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या चरण होती है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। आंकड़ों का कोडिंग और विश्लेषण करेंगे, परिणामों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। और फिर अनुसंधान और अनुसंधान कार्य के इन चरणों में से प्रत्येक शोध दूसरे शोध पर निर्भर होता है, ठीक है ना। और पहले से एकत्र किए बिना आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुसंधान को अन्य आश्रित चरण की प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। मतलब ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और इस शोध प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और शोधकार को पूरा होने के बाद भी यदि शोधकार को लगता है कि अनुसंधान असफल रहा है तो उसे पूरा करने के लिए शोधकर्ता को शोधकार के शुरुआती चरणों में वापस जाना होता है, यानी कि शोधकर्ता को परिकल्पना को संशोधित करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है। तो शुरुआती चरण में जाने के लिए समस्या ढूंढना, फिर समस्या ढूंढने के बाद क्या करना होता है, इसमें आंकड़ों का डिजाइन, अनुसंधान का डिजाइन तैयार करना, फिर आंकड़े संग्रह करना, आंकड़ों का कोडिंग करना, परिणामों की व्याख्या करना, फिर स्टार्टिंग से हो जाता है, ठीक है ना। सिद्धांत और अनुसंधानकर्ता के बीच क्या संबंध होता है, तो देखिए शोध कार्य पर सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये विशेषताएं हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत शब्द का उपयोग कई संबंधित लेकिन अलग अलग गतिविधियों के परिणामों को। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने 6 गतिविधियां, 6 प्रकार बताए हैं किसके, शोध कार्य सिद्धांत का। प्रबंध सिद्धांत और अनुसंधान कार्य के बीच क्या अंतर होता है। पहला प्रविधि, दूसरा सामान्य समाजशास्त्रीय अभिविन्यास, समाजशास्त्रीय अवधारणा का विश्लेषण, तथ्यात्मक समाजशास्त्रीय व्याख्याएं, समाजशास्त्र में अनुभाविक सामान्यीकरण और समाजशास्त्रीय सिद्धांत। 6 विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना, किसके, सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध के लिए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है, एक दूसरे प्रकार के समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण वैज्ञानिक नियम होते हैं, ठीक है। यह एक सिद्धांत से व्युत्पन्न यानी उत्पन्न विचरण का एक विवरण होता है और समाजशास्त्र में ऐसे कानूनों की कमी, सिद्धांत या अनुभवजन्य अनुसंधान के मौजूदा, अनुभवजन्य का मतलब जो नहीं होता है, विभाजन का संकेत होता है। और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और अनुभवजन्य अनुसंधान में समाजशास्त्र के समृद्ध होने के बावजूद अभी भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के तार्किक मानदंडों का अभाव बना हुआ है, ठीक है। कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या कहलाता है, तो उसको हम इस आधार पर देख सकते हैं कि सामाजिक सामंजस्य, तीव्र तनाव और चिंताओं के अधीन समूह के सदस्यों को मानसिक सहायता प्रदान करता है। आत्महत्या की दर उन अव्यक्त चिंता और तनावों का कारण होते हैं जिन्हें व्यक्ति झेलता है। कैथोलिक में प्रोटेस्ट की तुलना में अधिक सामाजिक सामंजस्य होता है और इसलिए प्रोटेस्ट की तुलना में कैथोलिक के बीच कम आत्महत्या दर का अनुमान लगाया जाता है। तो यह सिद्धांत के संबंध में अनुभवजन्य सामान्यीकरण के स्थान पता लगाने और सिद्धांत के कई प्रकारों को दृष्टांत कर देने का कार्य करता है। जैसे सैद्धांतिक महत्व अनुभाविक सामान्यीकरण में उपस्थित अनुपस्थित नहीं होता, आत्महत्या की दर में अंतर की एकरूपता का प्रस्ताव,
अनुभवजन्य एकरूपता का पुनर्निर्माण आचरण के क्षेत्र में विभिन्न परिणामों को जन्म देता है और सिद्धांत भविष्यवाणियों के लिए एक आधार प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये होता है समाज शास्त्र में सिद्धांत, और यह सिद्धांत को फलदायी होना होता है, निश्चय होने के लिए पर्याय रूप में सटीक होना होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। और सिद्धांत और अनुभवजन्य अनुसंधान को जोड़ने की आवश्यकता होती है। सुविचारित अनुभवजन्य सामान्यीकरण और पोस्ट फैक्टम यानी तथ्योत्तर व्याख्याएं अनुसंधान के प्रतिमान को दर्शाती हैं, जिसमें सैद्धांतिक झुकाव का अभाव होता है। ठीक है ना, अब आज की इस यूनिट में इतना काफी है। ठीक है, सारांश भी देखिए आ ही गया है यहाँ पर, तो देख लीजिए, यहाँ पर सारांश देख लिया करिए। विचारधारा क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। यह एक बंद प्रणाली है जो परिवर्तन का विरोध करती है और अनुभवजन्य डेटा के साथ सीधे तौर पर गलत नहीं किया जा सकता है। धारणा एक सिद्धांत में एक अनछुए प्रारंभिक बिंदु विश्वास जो कि सैद्धांतिक स्पष्टीकरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। अवधारणाएं एक विचार जो एक सिद्धांत के माध्यम से सोचा जाता है। ठीक है ना, और वास्तविकता से लिया गया शब्द और एक ठोस और सार दोनों हो सकता है। निगमनात्मक सिद्धांत एक सिद्धांत को विकसित करने या पुष्ट करने के लिए एक दृष्टिकोण जो अमूर्त अवधारणाओं को सैद्धांतिक संबंधों के साथ शुरू होता है। और आगमनात्मक एक सिद्धांत को विकसित करने या पुष्ट करने के लिए एक दृष्टिकोण जो ठोस अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ शुरू होता है। ठीक है ना, ये अमूर्त के साथ में शुरू हुआ और ये ठोस अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ में शुरू हुआ और अधिक अमूर्त अवधारणाओं और सैद्धांतिक संबंधों की दिशा में काम करता है। ठीक है ना, ओके। मिडिल रेंज थ्योरी है सामान्य रूपरेखा और अनुभवजन्य सामान्यीकरण के बीच का एक सामाजिक सिद्धांत होता है जिसमें सीमित अमूर्तता सीमा होती है और ये अनुभव रूप से सत्यापन योग्य बयानों के रूप में होता है। अनुभविक रूप से सत्यापन योग्य बयानों के रूप में होता है जो देखने योग्य घटना से जुड़ा होने में सक्षम होता है। मिडिल रेंज थ्योरी हो सकता है टिप्पणी में आ जाए। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है ना, और ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, शेयर जरूर करिएगा। आप सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता क्या कहलाती है, वस्तुनिष्ठता दुर्खीम के दृष्टिकोण से भी है और बेवर के दृष्टिकोण से भी है। ठीक है ना, तो इसमें देख लेंगे हम थोड़ा सा दुर्खीम थोड़ा सा बेवर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।